So we actually started talking about the chapter why do we fall ill. We are actually talking in 9th batch 2. तो वाई डू वी फॉल इल हमने एक दिन कुछ बातें करी थी उसके बारे में. मैंने यहाँ पर डे 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस का डे 1 है. अदरवाइज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैं थोड़ा सा उसको प्रिसाइसली आपको क्लियर कर देता हूँ. हमने थोड़ी बात की थी हेल्थ के बारे में. हमने कहा था कि जो हेल्थ है, एक वर्ड हमने यूज़ किया हेल्थ, उसको WHO ने अपने तरीके से उसको डिफाइन किया है कि द हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, mentally and socially fit. According to WHO, the health can be defined as a state of being physically, mentally and socially fit. इसको हमने डिफाइन किया था ऐसे कि अगर कोई बंदा फिजिकली फिट है तो उसका मतलब कि उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट है. यानी कि वो डिजीज फ्री है. डिजीज फ्री इज ओनली बीइंग फिजिकली फिट. मेंटली फिट कि उसको कोई टेंशन नहीं है, ही इज जनरली हैप्पी, वो किसी प्रेशर में नहीं है और इस वजह से वो फिजिकली भी फिट रहता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी ठीक से काम करते हैं और वो साइकोलॉजिकली भी ठीक रहता है. सोशली फिट वो तभी हो पाएगा जब वो फिजिकली और मेंटली फिट होगा. सोशली फिट होने का मतलब भी यही है कि वो सोसाइटी में सबके साथ में एक हेल्दी इंटरेक्शन रखता है, लोगों से मिलता जुलता है, जो भी सोशल इंटरेस्ट की बातें हैं उनसे उसमें अपना खुद का भी इंटरेस्ट रखता है, लोगों को अपने आइडियाज़ देता है, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज बीइंग सोशली फिट. तो ये सब बातें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड भी हो सकती है कि कोई बंदा अगर सोशली फिट है तो मतलब लोगों के साथ में उसका बड़ा इंटरेक्शन होता है, हेल्दी इंटरेक्शन होता है, तो वो मेंटली फिट रहेगा ही. यू विल बी काइंड ऑफ सेटिस्फाइड कि वो लोगों के सामने अपनी थॉट्स एक्सप्रेस कर पा रहा है और पीपल आर ऑल्सो गिविंग टेकिंग इंटरेस्ट इन वॉट एवर हीज थॉट्स आर. तो उसको कहीं ना कहीं एक मेंटल साइकोलॉजिकली एक कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो मेंटली फिट रहता है. और फिजिकली फिट होना बहुत हद तक तो आपके मेंटली फिट होने पर ही डिपेंड करता है. इफ़ यू आर जनरली आप बिल्कुल पीसफुली अपना आपकी लाइफ चल रही है, आप अपना काम ठीक से कर पा रहे हो, आपके स्कूल में, आपके घर पे, आपके ऑफिस, व्हाटएवर जहाँ भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनका जनरल बिहेवियर लोगों के साथ में, जनरल इंटरेक्शन लोगों के साथ में ठीक है, तो उनके फिजिकली भी वो जनरली अनटिल अनलेस कोई उनको कोई स्पेसिफिक टाइप का एक्सपोजर किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ना हो, कोई इंटरनल पहले से चल रही कोई कंजेनाइटल डिजीज़ ना हो, तो फिर उनका जो फिजिकली भी वो फिट रहते हैं. ठीक है, ये बात हमने उस दिन करी थी. लेकिन हमने कहा था कि दिस चैप्टर इज़ नॉट अबाउट हेल्थ, दिस इज़ अबाउट द डिजीजेस. तो एक और वर्ड आ गया डिजीज़. तो हम डिजीजेस के बारे में बात कर रहे थे कि डिसीज़ मतलब कि हमारा जो लाइफ जो है वो एट ईज नहीं है. देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम मे बी विद द सिस्टम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अस हेल्दी. हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, वो ठीक से अगर काम नहीं करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी. हमारी लाइफ जो है वो एट ईज नहीं हो सकती. तो अ डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स. और यहाँ से हमने बात करना शुरू की थी कि डिजीजेस कैन बी कैटेगराइज्ड नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड फॉर विच दे एग्जिस्ट इन आवर बॉडी. They are acute and they are chronic.
ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, कितने टाइम के लिए वो हमारी बॉडी में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग दे कैन आइदर बी अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस। अक्यूट डिजीजेस जो शॉर्ट पीरियड के लिए हमारे साथ रहते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं, और क्रॉनिक जो कि लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ रहने वाले हैं। सबसे कॉमन जो एग्जांपल आता है एक्यूट के लिए वो कॉमन कोल्ड आता है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। एक वायरल है, एक जनरल टाइप का फ्लू, इन्फ्लुएंजा। वो हमें किसी दिन हम इन्फेक्टेड हो गए तो वो हमें कुछ सिम्टम्स देगा। सिम्टम्स मतलब जो हमारी बॉडी डिस्प्ले कर रही है, हमारी बॉडी से जो हम जो फील कर रहे हैं एज अ पेशेंट, हमें पता चल रहा है कि कुछ स्नीजिंग है, कुछ कफिंग है, हो सकता है कुछ थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है हल्का सा फीवर भी हो, मतलब फीवर हो जनरली, हल्का सा या भारी सा, क्या मतलब फीवर हो। तो फीवर है, खांसी है, जुकाम हो रहा है, रनिंग नोज़ है, ये इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं। तो अगर इन्फ्लुएंजा है तो वो 2-3 दिन के, 4-5 दिन के बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो ये अक्यूट डिजीज़ है ना। किसी का ऐसा नहीं होता पूरी ज़िंदगी इन्फ्लुएंजा ही चलता रहे या 1 साल तक इन्फ्लुएंजा चलता रहे, है ना, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप सबका एक्सपीरियंस होगा, सबको कभी ना कभी कॉमन कोल्ड हुआ होगा, तो वो कितना चलता है आपको अच्छे से पता है। हाँ, इनफैक्ट हम दवा नहीं भी लेते तब भी ठीक तो हो जाता है, लेकिन हमको मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सारा लोड हमारे इम्यून सिस्टम पे आ जाएगा और फिर हम बार बार इन्फेक्टेड होंगे। तो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहे। एक्यूट छोटे टाइम के लिए, क्रॉनिक बहुत दिनों तक, मे बी लाइफ टाइम, जैसे कि हम कहते हैं कैंसर लॉन्ग टाइम, हाँ, डायबिटीज़ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो बीमारी चले। इनफैक्ट हमारी ऐसी बीमारी जिसका टाइम बहुत लंबा हो, हालांकि हमें पता हो कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगी, 2 साल में ख़त्म हो जाएगी, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, पूरा साल चलेगी, तो हम उसको अक्यूट नहीं बोल सकते। हालांकि हमें पता है कि कब ख़त्म हो जाएगी, एक स्टिपुलेटेड टाइम तो है उसका, 1 साल में वो ख़त्म हो जाना चाहिए प्रॉपर, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो। अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी हमें मालूम है प्रिसाइसली कि 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना ख़त्म हो जाएगी, तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रिसाइसली लंबा टाइम है। क्रोनिक डिजीज़ की कैटेगरी में ही ट्यूबरकुलोसिस को रखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हमें इन दोनों को किस तरह से देखना चाहिए। दोनों में से हमारे लिए, अब ये तो नहीं कह सकते कि अच्छा कौन है ना, हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से कम ख़राब कौन है। तो जाहिर है कि एक्यूट डिजीज़ जो कि कम टाइम के लिए हमारी बॉडी के साथ रहती है, वो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सिस्टम को, जिनको उन्होंने इन्फेक्ट किया है, उन्हें डैमेज कम कर पाएंगे। जहाँ पे कम डैमेज होगा वो कम हार्मफुल है, जहाँ ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है वो ज़्यादा हार्मफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अ क्रोनिक डिजीज़ जो हमारी बहुत कई महीनों तक या सालों तक चलती है, वो जिस पर्टिकुलर ऑर्गन को इन्फेक्ट करती है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की एफिशिएंसी हो सकता है कि फिर कभी भी पहले जैसी रिस्टोर ना हो पाए। दैट इज़ अ बिग लॉस। तो हम कहते हैं कि क्रोनिक डिजीज़ जो है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू, ज़्यादा हार्मफुल है एज़ कम्पेयर टू अक्यूट डिजीज़। हम एग्जांपल ले सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस का, कि ट्यूबरकुलोसिस जो प्रिसाइसली 1 साल में ठीक हो ही जाएगा, वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है, और वो क्योंकि इतने लंबे पीरियड के लिए हमारे लंग्स के साथ रहता है, वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस बोलते हैं हम उसके बैक्टीरिया को। तो ये जो बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस हमारे 1 साल तक अगर हमारे लंग्स में रहा, तो वो लंग्स की एफिशिएंसी को फॉरएवर थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में कम कर देगा। और ये हमको कभी ना कभी पता चलता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है उस पर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है। तो अ क्रोनिक डिजीज कैन बी मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू अक्यूट डिजीज बिकॉज इट स्टेज विद द बॉडी और द ऑर्गन और द सिस्टम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, 2 टाइप की, अक्यूट एंड क्रोनिक। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन होता क्या है? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म
यानी पैथोजन का। व्हाट इज द पैथोजन? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से देखते हैं, 8th क्लास में आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का एक चैप्टर पढ़ा था। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपने पढ़ा बैक्टीरिया, आपने पढ़ा एल्गी, फंगस, आपने कुछ प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ नाम से भी कुछ एनिमल्स के बारे में, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की, जिनको हम कहते हैं कि दे आर यूनिसेल्युलर और एक सिंगल सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल है इसलिए बहुत छोटे हैं। अमीबा का नाम आपने सुना होगा, पैरामीशियम का नाम आपने सुना होगा, यूग्लेना का नाम आपने सुना होगा। नहीं भी सुना है तो 8th क्लास की बुक निकाल के देखेंगे तो मिलेगा। 9th क्लास की बुक में भी ये डाइवर्सिटी चैप्टर में लिखा हुआ है। तो ये जो बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, इनमें से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं, उनको हम पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से आता है, हाँ, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब सवाल ये हो रहा है कि डिजीज के टाइप्स की बात कर रहे हैं हम, तो डिजीज का टाइप क्या है कि ऐसी डिजीज जो जिनका ट्रांसमिशन किसी दूसरी बॉडी से एक हेल्दी बॉडी में हो सकता है, और दूसरी वो जिसका ट्रांसमिशन एक डिजीज या इन्फेक्टेड बॉडी से दूसरी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में नहीं हो सकता। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन हम कहते हैं कि जो डिजीजेज हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि अभी हम ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे थे, बैक्टीरिया है, पेशेंट के स्नीजिंग से, कफिंग से, अभी टीबी को छोड़ो, अभी क्या कोरोना चल रहा है, बढ़िया, सब अपना ऑफलाइन हो गई क्लासेस उसकी वजह से, हाँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो वही है, हर कोई मास्क लगा के बैठा है। क्यों? क्योंकि एयर के थ्रू वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से, चाहे उसमें सिम्टम हो चाहे नहीं हो, अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो उसकी बॉडी में वो वायरस है उसके बॉडी के साथ में, वो स्नीज कर रहा है, वो कफिंग कर रहा है, उससे एयर में आ जा रहा है और आसपास 4-5 लोगों को इन्फेक्ट कर दे रहा है। हाँ, सो द डिजीज इज कम्युनिकेटेड लाइक दिस। हाँ, कम्युनिकेटेड मतलब समझ गए ना आप, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफ़र कर ले उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कोरोना अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल हो गया उसका। ट्यूबरकुलोसिस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। पुराने टाइम में जब ट्यूबरकुलोसिस एक पैंडेमिक की तरह होता था, तो जो पेशेंट ने जो भी कुछ यूटेंसिल्स या जो क्लोथ्स जो कुछ भी यूज़ किया है और पेशेंट की समझो डेथ हो गई है, तो उसको जला ही देते थे, कोई भी चीज़ को रखते नहीं थे ना, बर्तन तो जलते नहीं है तो उसको दे देते थे किसी को, हाँ, या फेंक देते थे, और जो कपड़े वपड़े सब कुछ हो कोई भी रीयूज़ नहीं करता था, उसको जला देते थे, है ना। इतना डर का टाइम ट्यूबरकुलोसिस के साथ में भी, जैसे आजकल कोरोना के लिए है वैसा है, क्योंकि दीज आर कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि एक हेल्दी पर्सन में किसी पेशेंट से कम्युनिकेट हो सकते हैं। दे आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ऑलवेज टेकन अप बाय पैथोजन। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि कार्डियक डिजीजेज हैं आपकी, हाँ, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, जैसे हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कंजेशन हो रहा है हार्ट में, तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे चल कर के कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कन्वर्ट हो सकती है, वो सब प्रॉब्लम जो है वो हार्ट के या हमारे सिस्टम के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। मेरी ब्लड वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने लग जाएगा तो मेरी ब्लड वेसल्स जो होंगी वो थोड़ी सी, उनका जो ल्यूमेन है वो नैरो होता चला जाएगा। अगर उसका ल्यूमेन नैरो होता चला जाएगा तो फिर उसमें ब्लड को पुश करने में हार्ट को परेशानी आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो गया?
क्योंकि जिस वेन में, जिस वेसल में ब्लड ट्रैवल कर रहा था वो अभी थोड़ा नैरो हो गया है। क्यों नैरो हो गया है? क्योंकि उसके अंदर का जो ल्यूमेन है उस पर कुछ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, कुछ फैट डिपॉजिट हो गया। तो कम जगह पे जब वही प्रेशर के साथ में, जो पुराना प्रेशर था, हार्ट तो सेम प्रेशर के साथ में ब्लड को पंप कर रहा है ना, तो ब्लड का प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज, इनसाइड द ब्लड वेसल्स बढ़ जाता है। दैट इज हाई ब्लड प्रेशर। ये हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है। इसके लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं आया है। ये हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खाना पीना है, उस सब की वजह से ये हमारे ब्लड वेसल्स में हो गया है। तो अगर हम किसी और के साथ में फूड शेयर करेंगे, किसी से हैंड शेक करेंगे, तो ये हार्ट डिजीज़ थोड़ी चली जाएगी किसी और में। नॉन कम्युनिकेबल है। हाँ, कैंसर का नाम ले रहे हैं हम, क्या हो रहा है कैंसर में? कैंसर में सेल्स डिवाइड कर रही हैं अनकंट्रोलेबली। जो कैंसर पेशेंट है उसका जो अफेक्टेड पार्ट है, वहाँ की सेल्स जो है वो मल्टीपल सेल डिवीज़न कर ले रही हैं बहुत जल्दी जल्दी उसी जगह पे, और वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है। ऐसा किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से तो नहीं हुआ। अगर ऐसा किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता तो शायद हम उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर चुके होते। कैंसर इज़ अ प्रॉब्लम क्योंकि हमारी ही सेल्स का प्रॉब्लम है। वो हमारी ही सेल्स कभी किसी फैक्टर की वजह से ट्रिगर होकर के सडनली बहुत सारी सेल डिवीज़न करके ट्यूमर्स बनाने लग गई हैं। हाँ, और फिर वो ट्यूमर्स जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड, दिस इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये उसकी बॉडी का प्रॉब्लम है। डायबिटीज़, हाँ, आजकल बहुत पॉपुलर है डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलाइटस। हमें लगता है कि ज़्यादा शुगर खाया तो डायबिटीज़ हो गया, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी में पैनक्रियाज नाम का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक स्पेशल टाइप का हार्मोन निकालता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं। और इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में जो शुगर होता है उसके लेवल्स को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना? कि वो जो ब्लड में शुगर है या ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को स्टोर्ड फॉर्म में, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है जो सेल्स ने ले लिया है वो तो ठीक है। ब्लड शुगर मतलब वो ग्लूकोज, या ब्लड ग्लूकोज मतलब वो ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा घूम रहा है। तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इकट्ठा कर देना इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। द प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। अब इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस करेगा तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, लेकिन पैनक्रियाज की वो सेल्स जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, जिनको हम बीटा सेल्स बोलते हैं, वो एग्जॉस्ट हो गई किसी भी रीज़न से। एज बढ़ गई है या किसी भी और रीज़न से, अननोन रीज़न से वो काम नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए, मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन करना चाहिए वो नहीं कर रही है या कम कर रही है। इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ, इनसफिशिएंट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज लीड्स टू डायबिटीज़, है ना। जब ऐसा होने लग जाएगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो हमारे ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज जो है उसका कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन होना कम हो जाएगा। हम ये तो नहीं कह रहे बंद हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा। एज द रिजल्ट ऑफ दैट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड विल इंक्रीज एंड वी कॉल इट हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल। प्रॉब्लम क्या है? डायबिटीज़। हाँ, अगर परसिस्टेंटली ऐसा बहुत दिन के लिए होता जाए तो फिर हम कहते हैं कि द पर्सन इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़। और डायबिटीज़ तो एक सिंड्रोम है, वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। तो उस वजह से हर ऑर्गन को या हर सिस्टम को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। दिस इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि इसको भी कॉज करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि बाहर से आई हो। किसी डायबिटीज़ के पेशेंट के पास बैठने से आपको डायबिटीज़ नहीं हो जाएगी। उसका पैनक्रियाज उसका, आपका पैनक्रियाज आपका। जिस दिन आपका पैनक्रियाज ठीक से नहीं काम कर रहा उस दिन आपको भी हो जाएगी। लेकिन जब तक आपका पैनक्रियाज ठीक से काम कर रहा है, प्रॉपर जितना इंसुलिन उसको निकालना चाहिए उतना इंसुलिन वो निकाल ले रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कंसेप्ट समझने की बात है। तो कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल आर टू अदर टाइप्स ऑफ डिजीजेस, है ना। ये डिजीजेस कम्युनिकेबल डिजीजेस, जब हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिजीजेस पढ़ेंगे तब हम फिर से इनके बारे में बात करेंगे विद एग्जांपल्स।
अभी तक आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बात और ध्यान रखें कि जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और इंट्रिंसिक फैक्टर्स बोलते हैं उनको। तो ये इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं इसमें बेसिकली देखो क्या होता है कि हम जब व्हेन वी टेक बर्थ एज एन इन्फेंट, जब हम पहली बार हमारे मदर के वॉर्म से बाहर आए, हमने दुनिया देखी, तो उसके बाद हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर करते हैं और बहुत सारी डिजीजेस भी एक्वायर कर सकते हैं हम, है ना। आफ्टर बर्थ और आफ्टर टेकिंग शेप एज एन एम्ब्रियो, अगर हम बाद में कोई डिजीज़ एक्वायर करते हैं तो ऐसी डिजीज़ जो होती है वो एक्वायर्ड डिजीज़ बोलते हैं ना। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम व्हेन द डिजीज़ हैज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद आवर बॉडी, उसके हिसाब से भी हम दो तरह के डिजीजेस बोल सकते हैं। एक तो एक्वायर्ड डिजीज, और दूसरा इनहेरिटेड या कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब यह है कि अ फैक्टर ऑफ अ डिजीज कॉजिंग फैक्टर विच वॉज लिंक्ड टू आवर जीन्स। जैसे कि एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया वो एक जीन लिंक्ड डिजीज है, और ऐसा जीन अगर किसी बच्चे की बॉडी में है तो अगर आपको एक फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन पता है, आपने 8th क्लास में जो पढ़ा था कि मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स या मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होकर के और एक जाइगोट बनाते हैं, और फिर वो जाइगोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो बनता है वो मल्टीपल सेल डिवीज़न करता है और अपने जैसी ही बहुत सारी सेल्स बनाता है। ये एम्ब्रियो बनता है, यही एम्ब्रियो फीटस बनता है, यही फीटस इन्फेंट की फॉर्म में मदर की बॉडी से बाहर आता है, और यही नया लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दिस इज़ व्हाट द रिप्रोडक्शन इज़। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि अगर मान लो ये जो जाइगोट विच वॉज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका जो सेल है, जाइगोट जो है, उसमें अगर ये वाला सिकल सेल एनीमिया वाला जीन हुआ तो फिर वो जीन भी आगे तक सारी सेल में चला जाएगा और फिर ये एक्सप्रेस हो जाएगा उस इन्फेंट में। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। कंजेनाइटल डिजीज, ऐसा डिजीज कॉजिंग फैक्टर जो जीन लिंक्ड हो, वो फिर सब सेल्स में होगा। अभी कैन नॉट उसको अभी हम ट्रीट ही नहीं कर सकते, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। आप अपनी बुक में देखें आपको क्या क्या देखना है। हेल्थ वाला टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज। यहाँ पे हम हेल्दी एंड डिजीज फ्री के बीच में फ़र्क हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पूरा रीडिंग करना है। डिजीज एंड इट्स कॉजेज, acute disease, chronic disease, infectious and non-infectious causes जो हम बात कर रहे थे, communicable, non-communicable diseases। तो कल यहाँ पे हम इनके बारे में, infectious diseases के बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। कुछ और एडिशनल बातें जो यहाँ पर causes से रिलेटेड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप कम से कम अप टू पेज नंबर 178 तक अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। बाकी बातें कल की क्लास में। और आई बिलीव कि आपने इस चैप्टर को वैसे ही देखा है जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि पॉज करके बुक आपकी सामने खोल करके और अच्छे से आपको इसे इस तरह से पढ़ना है कि आप इसे प्रॉपरली फॉलो कर सको, है ना। तो आपको ये सब ध्यान रखना है सो दैट यू कैन गेट द ऑप्टिमल बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो लिंक। आप उसको पॉज कर करके पढ़ो, साथ में बुक लेके बैठो, बुक की रीडिंग वर्ड बाय वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि कल आप और ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर के वीडियो देखोगे, ठीक है। हम जितना ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर वीडियो देखेंगे उतना ज़्यादा हमको फ़ायदा होने वाला है।
थैंक यू।